नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा 13 नवंबर को है। यूजीसी नेट की भी परीक्षा की तिथि आ गई है, लेकिन अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं आया है। फिर भी अभी तक अगर देखा जाए तो जो परीक्षाएँ हुई हैं यूजीसी नेट की, हर वर्ष की अगर बात करें तो अंत में ही होता है। तो इसलिए अंत की जो तिथि है दिसंबर की, उसी में परीक्षा होने की उम्मीद है। 1, 3, 4, 5 में लगातार 50-50 प्रश्नों की 4 टेस्ट सीरीज डेली दी जाती है आप लोगों को। लाइव कक्षा में कम प्रश्न हो पाते हैं, इसीलिए 50 प्रश्न 55 प्रश्न का वीडियो आप लोगों को भेजा जाता है। आप भी इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा नया बैच 15 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर आधारित आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी अगर आप संपर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न हैं। जैसे अभी इसी पीडीएफ में, इसी वीडियो में आप देखेंगे, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। आपको इसमें पता चलेगा कि बंग महिला के कुसुम संग्रह को भारतेंदु द्वारा लगाए गए वृक्ष का पहला पुष्प किसने माना है। यह रामचंद्र शुक्ल जी की कविता हृदय का मधुर भाग किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। या साकेत को किसने जीवनवादी काव्य कहा है। इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। या कबीर के आरंभिक 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। या यहाँ तक देखें कि जो कबीर की रचना बीजक है उसका संस्कृत में व्याख्या किसने किया है। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम और बात करें तो बच्चन सिंह ने किसके बारे में कहा कि वह विशिष्ट शब्दार्थों के कवि हैं। उनकी कविता में शब्दार्थों की जो अद्वैतता है, स्पर्श धर्मिता है, वह उसे विशिष्ट बनाती है। तो इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप अंत तक जरूर बने रहें। पहला प्रश्न है, नैतिकता की लंगड़ी दौड़ निबंध किसका है। नैतिकता की लंगड़ी दौड़, आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है। शब्द और धरती माता प्रसाद त्रिपाठी, एक भोर जुगनू की नर्मदा प्रसाद, हुक्का पानी विनय मोहन शर्मा, पुराना घर नए लोग ठाकुर प्रसाद सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, हुक्का पानी कृष्णदेव प्रसाद वैद्य का है, विनय मोहन शर्मा का नहीं है। विष कन्या, चंपाकली, सुंदरकली, पद यात्रा, ये सब निबंध किसके हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ त्यागी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका जन्मकाल बाद में है। प्रश्न संख्या 4 देखें। विष्णुकांत शास्त्री, शरद जोशी, कुबेरनाथ राय, नरेंद्र कोहली। आपका उत्तर हो जाएगा डी, नरेंद्र कोहली, क्योंकि विष्णुकांत शास्त्री का जन्म 1929 में हुआ है, शरद जोशी का 1931 में हुआ है, कुबेरनाथ राय का 1933 में हुआ है और नरेंद्र कोहली का 1940 में हुआ है। निम्न में से किसका जन्मकाल बाद का है। प्रभाकर माचवे, अमृत राय, विवेकी राय, नामवर सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह, क्योंकि प्रभाकर माचवे का जन्म अगर देखें तो 1917 है, अमृत राय का 1921 है, विवेकी राय का 1924 है और नामवर सिंह का 1926 है। ये सारे प्रश्न आप लोगों को कराए जा चुके हैं लाइव कक्षा में। निम्न में से किसका जन्मकाल बाद का है। प्रश्न संख्या 6, शमशेर बहादुर, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि शमशेर बहादुर की बात करें तो 1911, रामविलास शर्मा की बात करें 1912, भगीरथ मिश्र की बात करें 1914 और डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो 1915। विराम चिन्ह के निबंधकार कौन हैं।
वासुदेव शरण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, दिनकर। आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। ग्रामीण चेतना के निबंधकार कौन कौन हैं? रामदास मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी रामदास मिश्र की बात करें, चाहे विवेकी राय की बात करें, या कृष्ण बिहारी मिश्र की बात करें, या अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल की बात करें, ये सभी ग्रामीण चेतना के निबंधकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, ललित निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव प्रसाद सिंह, विद्यानिवास मिश्र। विकल्प में है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी ललित निबंधकार हैं। जब मैंने विस्तृत कक्षा आप लोगों को उपलब्ध कराई है, उसमें ललित निबंधकार कौन कौन से हैं, व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन कौन से, विचारात्मक निबंधकार कौन कौन से, तो इस तरीके से मैंने सब आपको बताया है, सारी चीज़ पढ़ाया गया है। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, उसमें कौन कौन से और किस प्रकार के निबंध संकलित हैं, उन सब की बात की गई है। अगला प्रश्न, व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन से हैं? प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी के सभी व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। व्यंग्यात्मक निबंधकार कौन नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान देना, कौन नहीं है? शरद जोशी, विवेकी राय, नरेंद्र कोहली, ज्ञान चतुर्वेदी। तो आपका उत्तर होगा विवेकी राय। अभी मैंने प्रश्न कराया है इसका, तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 12 पर ध्यान दें, पर्ण मुकुट किसका निबंध है? ध्यान दीजिए, पर्ण मुकुट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12, आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुबेर नाथ राय का है पर्ण मुकुट। हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा नहीं है? प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का अध्यात्म, खबरों की जुगाली, शिकायत मुझे भी है। उत्तर हो जाएगा सी, खबरों की जुगाली श्रीलाल शुक्ल का है। आप लिख लें, अगर आपको नहीं पता तो लिख लें, खबरों की जुगाली श्रीलाल शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, सोच विचार, आलोक पर्व। उत्तर हो जाएगा सी, सोच विचार जैनेन्द्र का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, बल्कि जैनेन्द्र का है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? कदम की फूली डाल, कलचुरियों की राजधानी गुरगी, धनवा पियर भैले, मनवा पियर भैले। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3। ये 3 के तीनों निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? विंध्य की धरती का वरदान, आम्र मंजरी, काश फूल गए, घने नीम तरुतले। उत्तर हो जाएगा सी, काश फूल गए रामवध शास्त्री का है। लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है, कॉपी पेन आपके पास है तो जरूर लिख लें। काश फूल गए निबंध राम अवध शास्त्री का है। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? अस्मिता के लिए सरदार पूर्ण सिंह, कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री, किस किस को नमन करूं दिनकर, अंगद की नियत विद्यानिवास मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र का है। बेमेल जोड़ा ए होगा, क्योंकि अस्मिता के लिए निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, विद्यानिवास मिश्र का है। अगला प्रश्न, शिवमूर्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य के बीच बैर नहीं होना चाहिए, अंधी आस्था के स्थान पर ईश्वर का सच्चा ध्यान करना चाहिए, धार्मिक उन्माद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना स्वीकार न करें। एक दो दो तीन, 1 3 1 2 3। इसमें से आपका उत्तर होगा पहला विकल्प ए, 1 और 2। तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि धार्मिक उन्माद के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना स्वीकार ना करें,
ना शब्द लगाकर इसको गलत कर दिया गया। तो इसलिए तीसरा विकल्प पॉइंट आपका गलत है, बाकी दोनों कथन आपके सही हैं, 1 और 2 होगा। शिवमूर्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर के साथ साथ खुद पर भरोसा रखने को कहते हैं। मनुष्य से प्रेम करने के साथ प्रकृति और अन्य जीवों से भी प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल सी होगा, दोनों सही है। शिवमूर्ति के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र क्या कहना चाहते हैं, तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। अगर आपने निबंध पढ़ लिया होगा शिवमूर्ति निबंध, तो ये सारी चीज़ें आपकी सही होंगी। परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो इस तरीके का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। भोजपुरी किसान के लिए हर हर महादेव का नारा नहीं, हरियर हरियर महादेव की कामना अधिक महत्व रखती है। उपरोक्त अंश किस निबंध का है? उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, संस्कृति और सौंदर्य, मजदूरी और प्रेम। आपका उत्तर हो जाएगा ए, उठ जाग मुसाफिर। अब कई लोग संस्कृति और सौंदर्य बताते हैं, ध्यान दीजिए, निबंध को पढ़ लीजिए जो आपके पाठ्यक्रम में है, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। और जो महत्वपूर्ण बीच बीच में कथन है, उन कथन पर भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो उत्तर हो जाएगा 20 का ए, उठ जाग मुसाफिर। श्रद्धा और प्रेम में स्पष्ट अंतर किसने अपने निबंध के माध्यम से बताया है? हरिशंकर परसाई, सरदार पूर्ण सिंह, विवेकी राय, रामचंद्र शुक्ल। उत्तर हो जाएगा आपका डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में श्रद्धा के कौन कौन से प्रकार बताए हैं? प्रतिभा, शील, साधन। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। श्रद्धा के 3 प्रकार बताए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में, प्रतिभा, शील और साधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध के अनुसार भक्ति क्या है? श्रद्धा और प्रेम का योग, श्रद्धा के साथ स्तुति, प्रेम के साथ स्तुति, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, श्रद्धा और प्रेम का योग। अगला प्रश्न, श्रद्धा और भक्ति में किसके पदों का भी उल्लेख है? मीराबाई, रहीम, रसखान, सूरदास। उत्तर होगा सी, रसखान। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो कहीं पर लिख लीजिए। श्रद्धा और भक्ति में किसका उदाहरण दिया गया है? मोहम्मद साहब, साईं बाबा, गुरु गोविंद सिंह, ईसा मसीह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। विवेकी राय का कौन सा निबंध मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से शुरू होता है? उठ जाग मुसाफिर, गांव पर बनाम गांव में, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ए, उठ जाग मुसाफिर। 26 का उत्तर होगा आपका ए, उठ जाग मुसाफिर। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में मेहमान लड़की का नाम क्या है? सीता, सुलोचना, कौशल्या, कृष्णा। उत्तर होगा डी, कृष्णा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न कौन पूछता है लेखक से? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, बड़ा लड़का, छोटा लड़का। उत्तर हो जाएगा बी, छोटी लड़की पूछती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक कितने दिनों में नाखून बढ़ने की बात करता है? हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन। उत्तर हो जाएगा बी, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ने की बात करते हैं। हास्य व्यंग और विनोद पर आधारित शुक्ल जी के निबंध उत्साह में किस पर व्यंग किया गया है? वीरों पर, प्रशासन पर, राजाओं पर, लेखकों पर। उत्तर होगा ए, वीरों पर किया गया है। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल का कैसा निबंध है? ऐतिहासिक, सौष्ठववादी, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक। उत्तर होगा डी, सैद्धांतिक निबंध है। चिंतामणि के किस भाग में सबसे अधिक निबंध संग्रहित हैं? उत्तर हो जाएगा डी, चिंतामणि भाग 4 में सबसे अधिक निबंध संग्रहित हैं।
भाग 1 में 17 निबंध संकलित है, भाग 2 में 3 निबंध संकलित है, भाग 3 में 21 निबंध संकलित है और भाग 4 में 47 निबंध संकलित है। भाग 1 से लेकर भाग 4 का किसका संपादन किसने किया, ये सारी चीज़ आप लोगों को बताया जा चुका है। और इसमें कौन कौन से निबंध संकलित हैं इसकी भी बात मैंने की है। जो आप लोगों को प्रतिदिन 50-50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज दी जाती है उसमें आप देखेंगे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी निबंध में कौन नहीं है? जायसी, तुलसी, सूर, कबीर। उत्तर हो जाएगा आपका डी, कबीर। जब जायसी, सूर और तुलसी की बात आती है तो यहीं पर आपको ये भी चीज़ पता होगा, वैसे बता देते हैं, नहीं तो शायद किसी ने कमेंट किया था कि सर जो बीच में सारी चीज़ें बताते हैं इससे समय बर्बाद होता है हमारा। देखिए, अगर आपका समय बर्बाद होता है तो ठीक है, जहाँ समय बर्बाद ना हो वहाँ पर आप उस वीडियो को देखिए, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज है जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो जब बात कबीर दास की होती है, यहाँ पर कबीर नहीं है तो किसकी बात है? सूरदास, त्रिवेणी में सूरदास हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं। यहीं से एक प्रश्न यह भी बनता है कि किसने तुलसी को लोकमंगल का, सूरदास को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो त्रिवेणी से ही यह प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी ध्यान रखें, और जो आपको जानकारी दी जा रही है वो आपके अच्छे के लिए दी जा रही है, समय बर्बाद आपका नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखें। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है? बारदोली, विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार। यहाँ पर मैंने काव्य संग्रह नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल पहली रचना का नाम पूछा है, ना कि काव्य संग्रह। अगर काव्य संग्रह में पूछता तो आपका उत्तर होता रेणुका, लेकिन मैंने सिर्फ रचना पूछी है, आपका उत्तर हो जाएगा ए, बारदोली विजय संदेश। बारदोली विजय संदेश 1928 में लिखा इन्होंने, प्रणभंग 1929 में इन्होंने लिखा, और उसके बाद रेणुका 1935, यानी 1929 के बाद जितनी कविताएं हैं वो रेणुका काव्य संग्रह में संकलित हैं। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ और फिर हुंकार 1938 में। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा पहली रचना कौन सी है? तो बारदोली विजय संदेश। अगर बारदोली विजय संदेश नहीं होता तो आपका उत्तर होता प्रणभंग। अगर बारदोली विजय संदेश यहाँ पर विकल्प में ना होता तो आपका उत्तर होता प्रणभंग। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? दिनकर जी वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1918 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। चारों पॉइंट आपने देख लिया, अब इनमें से सही कौन सा है? ध्यान दीजिए, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। तो यहाँ पर आपको बता दें, आपका उत्तर होगा ए, 1 और 2 सही है। पहला और दूसरा देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जब भी बताएंगे तो प्रश्न ढक जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तीसरा और चौथा क्यों गलत है, उसका कारण क्या है? देखिए, तीसरा इसलिए गलत है कि दिनकर जी का जन्म ठीक है 24 सितंबर में हुआ, लेकिन 1918 नहीं 1908 है। 1908 है, बिहार के सिमरिया गांव में हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन 1918 नहीं 1908 है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो उर्वशी के लिए मिला है। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि दिनकर जी वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं, कुछ लोग कमेंट आना शुरू होगा, सर मैं तो नहीं मानता हूँ। तो देखिए, एक रचना ना देखिए कि आपने सिर्फ रश्मि रथी पढ़ लिया, बस उसी आधार पर आप इनकार कर दें।
रस्म रथी को छोड़कर शेष वीर रस से ओतप्रोत कविताएं हैं दिनकर जी की। ध्यान रखना, रस्मरथी को छोड़कर शेष जो दिनकर जी की कविताएं हैं वो वीर रस से ओतप्रोत हैं। यहां तक कि भूषण के बाद दिनकर को वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। किसके बाद? भूषण के बाद। अगर हम आधुनिक काल में आते हैं तो दिनकर को वीर रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ध्यान रखना, मेरे ख्याल से अब आपके जो संशय होंगे दिमाग में वो खत्म हो गया होगा। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। दिनकर ने उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए कहा था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब। उत्तर होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भरी सदन में दिनकर जी ने कहा था कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। लेकिन संसद तक पहुंचाने वाले भी जवाहरलाल नेहरू ही थे दिनकर जी को। फिर भी दिनकर जी ने इस तरीके से व्यंग्यात्मक पंक्ति यहां पर लिखा है, सच्चाई से मुकरे नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाया है उन्होंने। अगला प्रश्न, निम्न में से दिनकर की कौन सी रचना है? रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छां, सामधेनी, बापू। आगे मैंने प्रकाशन वर्ष लिख दिया है। दिनकर पर आधारित 5-6 प्रश्न हैं, देख लीजिए इन्हें। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी की सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा जो ऊपर देख रहे हैं आप, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे इतिहास के आंसू है, धूप और धुआं है, मिर्च का मजा, रस्मरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह। इन सारी रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो ऊपर प्रश्न में हम लोग बात कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की और दिनकर जी की, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, शायद आपको ना पता हो, और जो चीज़ मैं कहता हूँ कि शायद आपको ना पता हो, 2 ही 3 लोगों को पता होता है। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ, चीन से हारने के बाद दिनकर जी ने बाद में ये पंक्ति लिखी कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो ये भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेहरू की ओर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर इशारा करते हुए दिनकर जी ने कहा था, जब हिंदी भाषी लोगों पर व्यंग किया जाता था, क्योंकि उस समय भी अंग्रेजी भाषा ही चल रही थी, लेकिन जब संविधान बना तब उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए कहा गया। लेकिन उससे पहले नेहरू की ओर इशारा करते हुए दिनकर जी ने कहा था कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाया जा सके। तो इस तरीके के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन होते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। निम्न में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? चक्रवाल, कविश्री, सीपी और संघ, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी। विकल्प है 1 5 6 2 4 6 2 4 5 3 4 6 उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, दिनकर की सूक्तियाँ, हारे को हरिनाम, संचिता, दिनकर के गीत, रश्मिलोक, ये जितनी रचनाएं हैं इन सारी रचनाओं को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से दिनकर की रचना कौन सी है? चित्तौड़ का विवाह की मुसीबतें,
आधुनिक बोध, चेतना की शिला, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचनाएं दिनकर की हैं? बस यहाँ तक दिनकर से प्रश्न था। हमारी संस्कृति एक सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी की सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं। इसके अलावा दिनकर जी की और भी रचनाएं हैं, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लें, जैसे देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज। एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना का नाम लिखिए, साहित्यमुखी, लिख लीजिए, साहित्यमुखी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वेणुवन। तो ये सब रचनाएं जरूर आप ध्यान रखें, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता, जो मगध रचना है श्रीकांत वर्मा का, उसी पर कहा गया कि श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वह पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। किसने कहा है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर होगा बी, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो उनकी रचना है उसी में बच्चन सिंह ने कहा है। यूँ तो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में आधुनिकता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं, विशेष रूप से अज्ञेय और शमशेर बहादुर सिंह में, पर उनकी आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 42 देखें, आपका उत्तर हो जाएगा डी, बच्चन सिंह। यह भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से कथन है। देखिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं पृष्ठ संख्या तक आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी प्रश्न कराया जाता है ऑथेंटिक किताब से कराया जाता है, ताकि बाद में अगर कहीं परीक्षा में कोई कंप्लेंट करनी हो तो आप पेज सहित, पृष्ठ संख्या सहित आप कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मैंने देखा है, 1 2 लोग हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं और मिल जाते हैं, वीडियो देखते हैं, कहते सर मैंने तो इनका पढ़ा, ये नहीं होगा। आप ऑथेंटिक किताब पढ़िए, मार्केट में जो गाइड हैं उन गाइडों को मत पढ़िए। गाइड से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कि गलत वहाँ पर मिलेगा, फिर आप परेशान होंगे। अगला प्रश्न, निम्न कथन बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा है? वह विशिष्ट शब्दार्थों के कवि हैं। उनकी कविता में शब्दार्थों की जो अद्वैतता है, स्पर्शधर्मिता है, वह उसे विशिष्ट बनाती है। केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर, सुदामा पांडे, धूमिल। आपका उत्तर हो जाएगा ए, केदारनाथ सिंह के लिए बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह कहा है। जहाँ पर वह शब्द लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, तो आप देखेंगे लिखा है केदारनाथ सिंह विशिष्ट शब्दार्थों के कवि हैं। उनकी कविता में शब्दार्थों की जो अद्वैतता है, स्पर्शधर्मिता है, वो उसे विशिष्ट बनाती है। यहाँ केदारनाथ सिंह के जगह मैंने वह शब्द लिख दिया ताकि अच्छे से प्रश्न बन सके, और इसी तरीके के प्रश्न बनते भी हैं। बनारस पर तुलसी ने भी लिखा है, मिर्जा गालिब ने भी, भारतेंदु ने भी, और प्रसिद्ध वेटनिक कवि एलन गिन्सबर्ग ने भी। किंतु केदार का बनारस अपनी अद्वितीयता में सबसे भिन्न और अप्रतिम है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह। यह भी कथन हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से ही है। अज्ञेय निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है। उपरोक्त कथन किसका है? अज्ञेय निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं, उन्हें व्यक्तिवादी कवि कहा गया है। बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी।
आपका उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की जो रचना है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, अगर आपने पढ़ा है तो आप वहां पर देखें, आपको यह कथन मिलेगा, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना से है। निम्न में से किसने साकेत रचना को जीवनवादी काव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है साकेत एक अध्ययन। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा साकेत एक अध्ययन। अगर आपने पढ़ा है साकेत एक अध्ययन, आपने पढ़ा, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसी में डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। निम्न में से किसने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है? तो अभी मैंने त्रिवेणी की बात की थी, आप लोगों को पता ही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंतःपुर का आरंभ कहानी के कहानीकार कौन है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, राजेंद्र यादव, राय कृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद। उत्तर हो जाएगा सी, राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कबीर के आरंभिक 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। हनुमान दास ने संस्कृत में बीजक की व्याख्या प्रस्तुत की। अहमद शाह ने अंग्रेजी में बीजक का अनुवाद किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला कहा है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी कथन सही हैं। जो 4 यहाँ पर लिखे गए हैं ये चारों सही हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिए कि कबीर के आरंभिक 100 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, लेकिन उस रचना की जो भूमिका है, उस भूमिका में एक अंग्रेजी लेखककार हैं जिनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने वो भूमिका लिखी है। TS करके कुछ उनका नाम है, याद नहीं आ रहा है। बाकी पदों का अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की कविता हृदय का मधुर भार किस पत्रिका में छपी थी? हंस, चांद, सरस्वती, माधुरी। उत्तर हो जाएगा डी, माधुरी पत्रिका में। माधुरी पत्रिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की केवल यही कविता नहीं छपी है, हृदय का मधुर भार, बल्कि प्रकृत प्रबोध कविता और हृदय का मधुर भार, ये दोनों कविताएं 1924 ईस्वी में माधुरी पत्रिका जो थी लखनऊ से जो प्रकाशित होती थी, इसी में प्रकाशित हुआ था हृदय का मधुर भार और प्रकृति प्रबोध। और अगर आपने पढ़ा है, भवदेव पांडे की एक किताब है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा है। भवदेव पांडे की एक किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के नए मानदंड, वहीं से ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 जो आप देख रहे हैं, 50 51 52 इधर जितने प्रश्न आप देखेंगे ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के नए मानदंड, जो भवदेव पांडे की रचना है, भवदेव पांडे की किताब है, उसी से है। और ये सब ऑथेंटिक किताबें हैं। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में अपनी जीवन गाथा का विवरण दिया है? हंस, चांद, सरस्वती, माधुरी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, हंस पत्रिका में। और हंस के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक और रचना है जहां पर उन्होंने अपनी जीवन गाथा का विवरण दिया है, प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व भाग 1 अगर आपने पढ़ा है प्रेमघन सर्वस्व, तो उसमें विस्तृत रूप में इन्होंने बताया है। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कविता सरस्वती पत्रिका में नहीं छपी थी बल्कि आनंद कादंबरी में छपी थी? इसका मतलब इनमें से 4 में से 4 विकल्प लिखे हैं, इनमें से 3 ऐसी हैं जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी और एक ऐसी है जो सरस्वती में नहीं बल्कि आनंद कादंबरी में छपी थी।
मनोहर छटा, रानी दुर्गावती, यहाँ पर दो कविताएं हैं, वसंत और दूसरी कविता शिशिर पथिक, देशद्रोही की दुत्कार। आपका उत्तर हो जाएगा डी, देशद्रोही की दुत्कार। यह आनंद कादम्बनी में छपी थी ये कविता। बाकी मनोहर छटा की बात करें या रानी दुर्गावती कविता की बात करें या वसंत कविता की बात करें या शिशिर पथिक कविता की बात करें, ये सारी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपी थी। देशद्रोही दुत्कार के अलावा एक कविता का नाम है फूट। फूट कविता भी आनंद कादम्बनी में ही छपी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो कविता है फूट, वो भी आनंद कादम्बनी में ही छपी थी। निम्न में से किसने बंग महिला के कुसुम संग्रह को भारतेंदु द्वारा लगाए गए वृक्ष का प्रथम पुष्प माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने पहले ही आपको बताया कि भवदेव पांडे की जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के नए मानदंड, अगर उसे आपने पढ़ा है तो ये सारे प्रश्न कर लेंगे आप। 50 से इधर जितने देख रहे हैं ये सब उसी रचना से है। गीतांजलि के संपादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, सोम ठाकुर। आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र गीतांगिनी के संपादक थे। इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते अगर आप करते तो ज़रूर बताएं। साथ ही अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर विस्तृत बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंतजार करिए। 15 नवंबर से पहला बैच और 10 दिसंबर से दूसरा बैच प्रारंभ होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइव कक्षा की जगह इस समय आप लोगों को यही प्रश्नों के वीडियो दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, लाइव क्लास में कम हो पाते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल ऐसे ही 50-60 प्रश्नों के साथ। आपने अंत तक समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।